नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आई में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2021 जिसका पेपर 1 जनवरी 2022 को कंडक्ट हुआ था, प्राइमरी लेवल का सीडीपी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर हल करके जाएं। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, सीटेट 2021 का पेपर है लेकिन हुआ कब था? 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? तो निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? ए, विकास एक आयामी होता है। बी, विकास एक दिशीय होता है। सी, विकास एक असतत प्रक्रिया है। डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बी, बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। सी, बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। डी, बच्चों का विकास केवल अनुवांशिकता पर आधारित होता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? ए, एडॉप्शन अर्थात अनुकूलन। बी, लर्निंग अधिगम। सी, समाजीकरण। डी, परिपक्वता। तो अनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, परिपक्वता। तो अनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समाजीकरण का प्राथमिक डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? अर्थात इनमें से कौन समाजीकरण का प्राथमिक और कौन समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? ए, परिवार विद्यालय। बी, मीडिया परिवार। सी, विद्यालय मीडिया। डी, मीडिया पास पड़ोस। तो ध्यान रखना, अगर आपको पता होगा तो परिवार प्राथमिक समाजीकरण का कारक होता है। बहुत आसानी से आप पकड़ सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, दोनों ऐसे ही गलत हो गया। तो ए और बी में सही हो सकता है। तो इसमें प्राथमिक है तो परिवार प्राथमिक है तो परिवार पहला होना चाहिए। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा, अर्थात परिवार समाजीकरण का प्राथमिक और विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो इस तरह से आप प्रश्नों को कोरिलेट करके आंसर निकालने की कोशिश कीजिए तो बहुत आसान रहेगा, आपका हो जाएगा। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ए, परिवार विद्यालय। अगला प्रश्न है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ध्यान रखना, 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। बी, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना। सी, दंड और आज्ञा पालन। डी, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, दंड और आज्ञा पालन। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। बी, दूसरों का परिप्रेक्षण लेने की क्षमता। सी, चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है। डी, स्थानों जैसे अपने विद्यालय का
की मानचित्रण करने की क्षमता। तो जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका ए, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? ए, जीववाद, बी, केंद्रीयता, सी, परिकल्पित निगमनात्मक, डी, संक्रमण परिणाम निकालना। तो 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर इस सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, केंद्रीयता। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है? ए, सामाजिक संरचना, बी, व्यवहारवाद, सी, मनोविश्लेषण, डी, सार्वभौमिकता। तो लेओ वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक संरचना। तो ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है लेओ वाइगोस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? ए, निजी संवाद अर्थात प्राइवेट स्पीच, बी, उच्च स्वर में वार्ता, सी, पाठ, डी, स्वकेंद्रीवाद। तो लेओ वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? ए, ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, बी, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, सी, सहयोगितापूर्ण अधिगम, डी, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सहयोगितापूर्ण अधिगम। सी इसका सही जवाब है। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? ए, स्थानिकी संबद्ध बुद्धि, बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, सी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, डी, प्राकृतिक बुद्धि। तो एक बच्चे में दूसरे की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पॉइंट को देख के जानिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? ए, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। बी, विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा का प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। ऐसा भी कुछ नहीं है। सी, बाल विद्यालयों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ये सही हो सकता है। डी, द्विभाषीय उपागम विद्यालयों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। तो ध्यान रखना, अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। ऐसा नहीं है, गलत है। क्योंकि अगली भाषा में चाइना देखिए, चाइना हर काम अपनी भाषा में ही करता है। तो देखिए जो पश्चिमी देश के हैं, यूरोप हैं, वो जाके खुद चाइनीज मतलब मैंड्रिन उसकी भाषा है, वो खुद सीख रहे हैं अगर चाइना में काम करना है तो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा में, क्योंकि मैक्सिमम लोग वहाँ अपनी भाषा में बात करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों को अंग्रेजी भाषा में प्राथमिक भाषा के रूप में सीखने बोलने प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। अपनी भाषा को ही प्रोत्साहित करना चाहिए। और द्विभाषा उपागम उलझन पैदा करता है, ये भी नहीं है, ऐसा नहीं है, गलत है। अर्थात इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी, बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषीय होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है जेंडर भूमिकाएं हैं, जेंडर भूमिकाएं डैश है। ए, अधिग्रहित व्यवहार, बी, जन्मजात व्यवहार, सी, जैविक संरचनाएं, डी,
अनुवंशिक निर्धारित। तो जेंडर भूमिकाएं हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का ए, अधिग्रहित व्यवहार। जेंडर भूमिकाएं अधिग्रहित व्यवहार हैं, ए इसका सही जवाब है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है ए, छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना, बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, सी, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना, डी, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बी, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों की समझ को आंकना अर्थात कैलकुलेशन करना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। अर्थात कुल मिलाकर ये कह रहा है सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों को आंकना, समझ को आंकना अर्थात उनके लेवल को जांचना और जो पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र के इनके अनुसार ही बनाना। तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? ए, मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा? दूसरा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तीसरा, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा? चौथा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? तो ध्यान रखना, ये जो भी ऑप्शन विकल्प हैं इसमें से कोई भी इस तरह से सही नहीं है। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षिका को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो मेन जो विशेषता होती है अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकित पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षिका को किन बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो ये निम्नलिखित हैं जो नीचे मैंने लिख दिया है, इसलिए इस प्रश्न को सभी को बराबर आंसर दिया गया था। अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले शिक्षक को निम्न बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या कि उनसे क्या सीखने की उम्मीद की जा सकती है, मतलब बच्चों को क्या सीखने की उम्मीद की जा सकती है बच्चे से। जानना चाहिए कि अपनी पढ़ाई में वे इस समय किस स्तर पे हैं, मतलब बच्चे का एक लेवल भी जानो कि बच्चे का क्या लेवल है और कैसी वो सीखने की उम्मीद कर सकते हैं। समझना चाहिए कि वे किस प्रकार प्रगति कर सकते हैं, अर्थात क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। चौथा है, जानना चाहिए कि कब उन्होंने लक्ष्य और अपेक्षित परिणाम हासिल कर लिए हैं। कुल मिलाकर बच्चों के बारे में ये चारों पॉइंट जो है ये जानना जरूरी है। यदि आप अपना मूल्यांकन पद्धति तय कर रहे हैं तो उससे पहले ये सारे पॉइंट उसको जानना जरूरी है बच्चे के बारे में। तो इस प्रश्न का समान अंक दिया गया था, प्रश्न को गलत मान लिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है 16, समावेशी शिक्षा में अभिप्राय है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है ए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अर्थात EWS का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध कराया जाए। बी, दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। सी, सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाए। डी, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो 16 का सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, बताना है कथन या कारण दोनों सही है या फिर कौन सा गलत है। तो कथन ए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। कारण है, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। सही विकल्प चुनिए ए और आर दोनों सही है, अर्थात कथन और कारण दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। डी, ए और आर दोनों गलत है। तो ध्यान रखना, कथन ए, पढ़ाते समय
एक शिक्षक को पाठ सामग्री को पढ़ाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तो ये सही है बिल्कुल। शिक्षक को अधिगमकर्ताओं के विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। इस तरह का प्रश्न अक्सर ISP से भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही, ये मान चलिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न का लेवल बहुत ही बेस्ट है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 17 का ए। अगला प्रश्न है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतर करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? ए डिस्लेक्सिया अर्थात पठन वैफल्य, बी डिस्ग्राफिया अर्थात आलेख वैफल्य, सी डिस्कैलकुलिया अर्थात गणन वैफल्य, डी अटेंशन डिफिकल्टी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। तो एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का बी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब ही होता है लिखने में समस्या। अगर लड़की लिखाई में समस्या महसूस कर रही है, इसका मतलब वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। जो विकार है उसके अंदर क्या है? डिस्ग्राफिया अर्थात आलेख वैफल्य कहिए या डिस्ग्राफिया इंग्लिश में कहिए। तो 18 का सही जवाब हो जाएगा बी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी एक तरह से विकार हैं 17, 18, 20, 25 आप सभी पता होना चाहिए। 3, 4 बहुत ज़्यादा है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखना। तो बी इसका सही जवाब है। मैंने लिख दिया है जो भी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। डिस्लेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिस्कैलकुलिया गणितीय समस्या, डिस्मॉर्फिया भ्रम की समस्या, किसी में अंतर नहीं कर पाते हैं, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, अफेजिया अर्थात भाषाघात भाषा से संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, डिसऑरियोग्राफी वर्तनी संबंधी विकार, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर श्रवण संबंधी विकार, और 12 है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर दिस प्रत्यक्षण क्षमता क्षमर विकार। और अगला है 13 सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार। 14 ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर संज्ञानात्मक पठन संबंधी विकार। डिस्नोमिया शब्द खोजने की समस्या, डिस्टोपिया अर्थात बुरा जहाँ सब कुछ बिगड़ा या फिर बर्बाद हुआ दिखे। ADHD देखिए आ भी चुका है वहाँ पर, ध्यान की कमी और अत्यधिक सक्रियता की समस्या। इंसोम्निया रात को नींद ना आना, इनोमिया भूल जाने की बीमारी, डिलिरम असमंजस पता नहीं होता क्या करना है, सोमनियम बुलिशम रात को नींद में चलना। देखो कई लोग रात में उठ के चलने लगते हैं, नींद में ही रहते हैं। तो सोमनीलो लोक्सविषम नींद में बोलने की समस्या, ध्यान रखना। सोमनी लोक्सविषम नींद में बोलने की समस्या। कई लोग अगर आप लेटे रहते हैं नींद में रहते हैं तब भी बोलते रहते हैं। सोलिलोक्वी अपने आप में बातचीत करने की समस्या। शाइजोफोनिया दूसरों को गाली देना, चिड़चिड़ापन व गुस्सा इत्यादि की समस्या। 20-25 थे जो भी आपको इसको याद होना चाहिए। कभी जो शुरू के 3-4 हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए। बाकी तो नॉर्मली है, याद हो तो अच्छा रहेगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को ए मानकीकृत पद्धतियों और आकलन के तरीकों का उपयोग करना, बी शिक्षाशास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विभिन्न साधनों का उपयोग करना चाहिए, सी रटन आधारित अधिगम को निर्धारित करने के लिए एक रूप शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आकलन पर बल देना चाहिए, डी पेपर पेंसिल आधारित परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना और पूर्ण स्मरण पर बल देना चाहिए। तो विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी शिक्षा शास्त्रीय उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। तो बी इसका सही जवाब है 19 का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? ए अपसारी चिंतन, बी आवेगशीलता, सी सोच में केंद्रीकरण, डी अभिसारी चिंतन। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए अपसारी चिंतन। ए इसका
सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? ए, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बी, खेल द्वारा, तीसरा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। ए, 1 और 2, 1 और 3, बी, 1, 3, 4, सी, 1, 2, 3, डी, 1, 2, 3, 4 अर्थात सभी। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का डी अर्थात सभी। सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, चौथा, सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा। तो इसका सही जवाब है डी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है? ए, खंडीकरण, बी, कूटलेखन, सी, स्वागीकरण, डी, अनुकूलन। तो एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, खंडीकरण। ठीक है, यह रणनीति क्या कहलाती है? खंडीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, ए इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, बी, विषय वस्तु को रटना, सी, दूसरों को निष्क्रिय अनुकरण, डी, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग में सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? पहला, सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें ट्रॉफी देकर पुरस्कृत करती है। दूसरा, परामती विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। तीसरा, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है। चौथा, रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं। ए, 1 और 4, बी, 1 और 3, सी, 2 और 3, डी, 1 और 2। तो ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी अर्थात 1 और 2 और 3 अर्थात परामिति विभिन्न प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। और तीसरा था, अरुंधति नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों के इस्तेमाल पर बल देती है। तो इसमें से जो है दोनों कथन, दूसरा और तीसरा, छात्रों को पढ़ने को सुसाध्य करता है अर्थात सरल बनाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? ए, अपने विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, बी, समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, डी, निष्क्रिय रटन पद्धतियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का सी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? ए, कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देना, बी, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना,
सी रट्टा मार कर सीखने को प्रोत्साहित करना, रट्टा मार तो कभी नहीं हो, निगेटिव पॉइंट है। डी शिक्षक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को नकल करना। तो ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा, जो अच्छा अधिगम अच्छी सीखने है उसको सरल बनाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का बी। एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहन करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। ए शर्म अर्थात सेम, बी गुस्सा, सी गर्व, डी उत्कंठा। तो अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं उनमें डैश की भावना उत्पन्न होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी गर्व, उनमें गर्व की भावना उत्पन्न होगी। तो सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि ए यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, बी या कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है, सी या अध्यापक की निर्देश अवधि का काफ़ी समय बचाता है, डी या बच्चों को अज्ञापनता पैदा करता है। तो शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। तो ए इसका सही जवाब है, 28 का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रमितियां गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ध्यान रखना अर्थात गलत है। ए एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, बी बच्चों और वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को गठन बहुत स्वाभाविक है, सी एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है, डी वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। तो बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पनाओं के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं अर्थात गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ध्यान रखना हतोत्साहित करना कभी भी सही नहीं होता अर्थात गलत होता है, कभी भी बच्चों को आप कड़ाई से पालन करके कोई भी काम नहीं कर सकते और ऐसे भी हतोत्साहित करना हमेशा नेगेटिव पॉइंट होता है, तो ये गलत होगा। 29 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है, ए मानवतावादी, बी व्यवहारात्मक, सी संज्ञानात्मक, डी सामाजिक सांस्कृतिक। तो ध्यान रखना निम्न में से अधिगम का कौन सा परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी व्यवहारात्मक। तो व्यवहारात्मक क्या होता है अधिगम का, तो निम्न से अधिगम का जो व्यवहारात्मक है परिपेक्ष यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो ध्यान रखना बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों यह था सीटेट 2021 जो मैंने बताया भी कि 1 जनवरी 2022 को एक कंडक्ट हुआ था पेपर, प्राइमरी लेवल का सीडीपी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर था। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर सबसे ऊपर ही दिया गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने दोस्त यार जो भी हैं या फिर कॉलेज के ग्रुप हैं आप लोग वहाँ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।